जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में साम्राज्यों को उदय, राइज ऑफ एम्पायर्स इन इंडिया। किस प्रकार से भारत में साम्राज्यों का उदय हुआ था और इसके क्या क्या कारण थे, ये सब हमने देखा है। क्योंकि महाजनपद जब से बना था तो सब जो ग्रामीण लोग थे वह कबीलों को छोड़कर जन से जनपद में, जनपद से फिर महाजनपद में तब्दील होने लगे थे। मतलब शहरों की ओर उनका आगमन होने लगा था। इसी प्रकार से जो बड़े बड़े साम्राज्य था उनका उदय होने लगा। फिर उस बड़े महाजनपद में कोई राज करने लगा और उसका शासन व्यवस्था संभालने लगे। इसी काल में सबसे पहला जो राजवंश था वह राजवंश हर्यक वंश का था। ठीक है, जो बहुत सारे और भी ऐतिहासिक राजवंश मिलते हैं, लेकिन मतलब उसका प्रमुख जो प्रमाण है, पुख्ता जो प्रमाण है वह नहीं मिलता, वो केवल वेदों से कुछ मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको माना नहीं जाता है। तो पहला जो राजवंश माना जाता है वह माना जाता है हर्यक वंश को। हर्यक वंश जिसका संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश जो है वो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसमें चला है। हर्यक वंश जो है वह 544 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह जी के जन्म से लेकर जन्म से पूर्व 544 से 412 साल पूर्व। देखिए, हमेशा ऐसा होता है कि आज 2023 है तो कल 2024 होगा, लेकिन इसमें 544 से कम कैसे हो गया 412? इसलिए क्योंकि अभी जब इनका जन्म हुआ तो 544 वर्ष ईसा मसीह जी के जन्म से 544 वर्ष पहले था। और अभी हम लोग ईसा मसीह के जन्म से 2023 वर्ष और आ चुके हैं। ठीक है, तो ईसा मसीह जी के जन्म से 544 वर्ष से लेकर 412 वर्ष तक जो समय हुआ हर्यक वंश का शासन का समय रहा था। इसका जो संस्थापक थे वह बिंबिसार थे। बिंबिसार जो कि 544 से लेकर 492 ईस्वी ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। यह जैन और बौद्ध धर्म दोनों को मानने वाले थे। जैन धर्म यह प्रारंभ में मानते थे, मतलब बौद्ध धर्म मानते थे। इनकी जो एक पत्नी हुई चेल्लम्मा, इनसे प्रभावित होकर फिर इन्होंने जैन धर्म अपना लिया। प्रारंभ में ये बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, तो इसलिए ये जो है जैन और बौद्ध धर्म दोनों को मतलब समान रूप से मानते थे। और इनके मतलब ये समकालीन थे। समकालीन का अर्थ होता है कि एक ही काल में पैदा होना। मतलब जैसे कि मैं आपके समकालीन हूँ, आप और हम, भले ही आप लोग 150-200 साल पुराना हो, लेकिन भले ही ठीक है। इस प्रकार से यह पहला ऐतिहासिक राजवंश है। इसकी राजधानी राजगृह या फिर गिरिव्रज था। गिरिव्रज या राजगृह, जिसे राजगीर की पहाड़ियाँ वाली जो राजगृह है उसे राजगृह या फिर राजगीर के नाम से जाना जाता है। 52 वर्षों तक यह शासन किया था बिंबिसार। 52 वर्षों तक शासन करने वाला आपको इतिहास में कोई भी शासक नहीं मिलेगा। अकबर जो है वह, औरंगजेब जो है, उन्होंने 49 वर्ष और 50 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन इन्होंने कुल 52 वर्षों तक शासन अपना किया था। ठीक है, और इसी के वजह से इसका पुत्र जो है वह बूढ़ा हो रहा था, पता नहीं मुझे कब शासन मिलेगा, इसी चक्कर में इसको मार भी दिया गया था। ठीक है, तो 52 वर्षों तक शासन इसने किया। प्रथम शासक था। प्रशासनिक राज्य पर इसने बल दिया कि शासन की व्यवस्था जो है इसने काफ़ी मजबूत रखी थी। इसने स्थायी सेना पर बल दिया। देखिए, कोई भी राजा थे इससे पहले वो स्थायी सेना रखते नहीं थे। जब युद्ध की आवश्यकता हुई तो अपने मित्र राष्ट्रों से सहयोग करके और फिर सेना को एकत्रित करके युद्ध के लिए जाते थे, लेकिन इन्होंने स्थायी सेना रखी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था। ठीक है, और इसने अंग राज्य के बृहद्रथ को हराया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बनाया। इसने विवाह कर दहेज लेकर मतलब विवाह करता था और दहेज लेकर अपना क्षेत्र विस्तार करता था। ठीक है, दहेज के रूप में कुछ और चीज़ नहीं लेता था बल्कि राज्य ही ले लेता था, और इस प्रकार से अपना क्षेत्र का विस्तार करता था। इन्होंने बहुत सारी शादी विवाह किया था। ठीक है, जैसे कि पहले इनकी पत्नी थी महाकोसला, जो कि कोसल राज्य के मतलब नरेश थी। कोसल राज्य के राजा, उनकी पुत्री थी महाकोसला, उनसे शादी की थी इन्होंने। और प्रसेनजीत की बहन थी महाकोसला। ठीक है, इन्होंने जब महाकोसला से विवाह किया तो इनको दहेज में काशी प्रांत मिला। इससे 1 लाख मुद्रा की वार्षिक आय इनको प्राप्त होती थी काशी राज्य से। इनकी दूसरी पत्नी जो थी उनका नाम था चेल्लना। चेल्लना जो थी वह वैशाली नरेश चेटक की बहन पुत्री थी उनकी, वैशाली लिच्छवी साम्राज्य वाला। ठीक है, और यह जो चेल्लना थी वह अजातशत्रु की माँ थी। ठीक है, अजातशत्रु जो कि बिंबिसार के बाद यहाँ का शासक बना। इनकी जो तीसरी पत्नी थी वह मद्र कुमारी थी। मद्र राज्य की, जो कि पंजाब के आसपास का क्षेत्र है मद्र, वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने विवाह किया। चौथी जो इनकी पत्नी थी वह वैशाली की एक गणिका थी। गणिका का अर्थ होता है वैश्या। ठीक है, जो कि धन लेकर देह व्यापार करती थी। ऐसी वैश्य आम्रपाली से इन्होंने फिर विवाह किया था। चिल्लना से प्रभावित होकर इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, बिंबिसार के पिता का नाम भारतीय था।
पुराण में बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी या फिर श्रोणिक या श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनके समय के अवंती में एक शासक हुए थे चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत जो थे वो उनको एक लाइलाज बीमारी हो गई थी, असाध्य रोग हो गया था जिसके इलाज संभव उस समय नहीं था। लेकिन इन्होंने अपने राज्य वैद्य थे मगध के राज वैद्य जीवक नाम के, उस जीवक को इन्होंने फिर अवंती भेजा और चंद्रप्रद्योत जो है उनके इलाज के लिए लगाया और चंद्रप्रद्योत जो है वह ठीक हो गए और इससे वह प्रसन्न होकर अवंती का जो साम्राज्य है, जो अभी मध्य प्रदेश वाला एरिया है उज्जैन के आसपास का, वह अवंती का एरिया फिर मगध के अधीन स्वयं चंद्रप्रद्योत ने कर दिया, क्योंकि वे खुश हो गया कि ऐसा रोग जिसका इलाज कोई था नहीं, तो रोग का इलाज करा कर आगे थक गए थे, उसे जीवक ने जो कि मगध के राजवैद्य थे उन्होंने ठीक कर दिया। इसलिए इन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। और साथ ही साथ एक फ़ायदा और हो गया कि अंगराज को जीत कर, अंग जो महाजनपद था उसे जीत कर इन्होंने दान में दे दिया, मतलब मगध के अधीन इन्होंने कर दिया। तो कितनी अच्छी बात है, इनका साम्राज्य एक तो शादी करने से भी मतलब बहुत बड़ा हो गया था, फैल गया था, और साथ ही साथ फिर इन्होंने क्या किया, चंद्रप्रद्योत का अवंती भेज दिया। अवंती भेज दिए तो फिर उसके पश्चात इन्होंने मगध में अपना अधीन कर लिया, मगध के अधीन अवंती को, और अवंती वाले जो है वह अंगराज को जीत कर इनके अधीन कर दिए। और उसी प्रकार से जो बिंबिसार थे वो छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण कर लेते थे, उन्हें आसानी से जीत जाते थे। लेकिन इन्होंने वैशाली नामक जो वैशाली लिच्छवी है, इनका खुद का ससुराल, वहाँ पर ये बहुत बार आक्रमण किए परंतु उसे अपने राज्य में मिलाने में असफल नहीं हुए थे, ठीक है। जो 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, तो इनके जो बेटे थे अजातशत्रु, जो इनकी दूसरी पत्नी क्षेमा से पैदा हुए थे, ठीक है, चेल्लना से पैदा हुए थे, लिच्छवी ने इसकी बहन चेतक की पुत्री से, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि 52 वर्ष तक इन्होंने शासन कर लिया, 70-75 से भी ज़्यादा, 80 साल के बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अभी भी यही राजा थे। और साथ ही साथ इनका जो बेटा था अजातशत्रु, वह भी अब बूढ़ा हो रहा था, तो उसे मतलब इस बात का डर था कि पता नहीं ये कब तक शासन करेगा, और इस वजह से इसने अजातशत्रु ने अपने पिता को मतलब हत्या कर दिया। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। इस वंश में मतलब जितने भी शासक हुए हैं एक दूसरे के हत्या करते ही आगे बढ़े हैं। हर्यक वंश का जो संस्थापक बिंबिसार, उसकी हत्या कर दी इसके पुत्र ने। इसलिए जो वंश है पूरा, इसे कहा जाता है पितृहंता, जो जिसने अपने पिता को हत्या करते गए और शासन पर गद्दी पर बैठते गए, ठीक है। तो टेंशन भी आ जाता है ना कि कब शासन सौंपेगा मुझे करके, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि बिंबिसार जो है वह अपने मतलब अंतिम शासन के दौर पर था, तो उसने फैसला कर लिया था कि बस अब शासन बहुत कर लिया, अब मैं अजातशत्रु को ये सारी चीज़ें मतलब साम्राज्य सौंप दूंगा। जब तक ये उप राजा था, राजा पूरा नहीं बना था, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि लोगों ने भड़काया और को देखा कि अभी तक ये अपना शासन जो है हमें नहीं सौंप रहा है अजातशत्रु को, ठीक है। तो अजातशत्रु ने फिर अपने पिता की हत्या कर दी, और जब उसे पता चला कि बिंबिसार उन्हें साम्राज्य सौंपने वाला था, तो इन्हें बहुत ग्लानि भी हुई, ठीक है। बिंबिसार को जेल में भर दिया और उन्हें मतलब जहरीला भोजन दे दिया, ऐसा कहीं जगह कहा जाता है, और कई जगह कहा जाता है कि डायरेक्ट हत्या ही कर दी, ठीक है। दूसरा देखते हैं अजातशत्रु जो कि 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक के जो समय में है उसमें शासन किया था 18 वर्षों तक। इसका जो अर्थ है अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, या फिर जिसका कोई शत्रु मतलब जिसे कोई जीत ना सके, ठीक है। शत्रु इसे जीत ना सके, अजातशत्रु, या फिर जो शत्रुओं से आज़ाद हो, इसे कहा जाता है अजातशत्रु, ठीक है। इसका जो नाम है वह कुड़िक नाम से मिलता है, पितृहंता भी मिलता है क्योंकि इसने पिता की हत्या की थी। इसके जो मामा थे प्रसेनजीत जो असल में थे वो इनकी बिंबिसार के पहली पत्नी महाकोसला यानी कि अजातशत्रु की बड़ी माँ की मतलब भाई थे प्रसेनजीत, लेकिन रिश्ते में इनके भी मामा हुए, ठीक है। तो प्रसेनजीत इनके मामा हुए, तो अपने मामा की पुत्री वजीरा नाम था उनका, तो उस वजीरा से ये प्रेम करते थे, अपने मामा की बेटी को ही फंसा लिया था इन्होंने, ठीक है। अच्छी बात है, भाषा दान करी सही, ठीक है। तो सुरक्षा की दृष्टि से राजगिरी को किलाबंदी किया था, ठीक है। अजातशत्रु ने सुरक्षा पर काफ़ी प्रबल ध्यान दिया था, और राजगिरी जो कि पहले से ही राजगिरी की पहाड़ियों से घिरा हुआ है उसको और इसने फिर किलाबंदी किया, फिर बड़े बड़े दुर्ग बनाए, चारों तरफ बॉर्डर बनाया और घेर दिया। सबसे बड़ी घटना इसके टाइम पर क्या हुई थी कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा जाता है, हमारा और आपका मृत्यु होगा, लेकिन वो महान थे, भगवान के रूप में थे, इसलिए उनका महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। इस समय की सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण था। अजातशत्रु के समय सतपर्णी गुफा जो कि राजगिर में है उसमें पहली बौद्ध संहिता हुई थी, ठीक है। पहली बौद्ध संहिता किसमें हुई थी? राजगिर में, जो कि सतपर्णी गुफा है वहाँ हुई थी अजातशत्रु के टाइम पर, क्योंकि गौतम बुद्ध जी के मृत्यु के पश्चात मतलब उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात
बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। उनमें पहला बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के टाइम पर, ठीक है। इसके जो सहयोगी थे वर्षकार, उस वर्षकार की सहायता पर इससे इन्होंने वैशाली पर आक्रमण किया जो कि मतलब इनका खुद का मामा घर था, ठीक है। और इस वैशाली पर आक्रमण कर फिर वैशाली को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। इनके पिता मतलब आक्रमण कर करके थक गए लेकिन नहीं मिला पाए, लेकिन अजातशत्रु मिला लिया। ऐसा बहादुर होना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। इन्होंने उस युद्ध में 2 नए हथियार का भी प्रयोग किया था। एक था रथ मूसल, एक था महाशिलाकंटक, ठीक है। रथ मूसल वो होता है जिसमें एक ऐसा करके, जो बाहुबली फिल्म देखी होगी आपने, ठीक है, बाहुबली 1 में, तो उसमें जो भल्लाल देव का वो रथ वाला होता है जिसमें आगे चक्री लगा होता है, एकदम कट कट के इधर उधर फेंकाते रहते हैं लोग, ठीक है, वो वाला होता है रथ मूसल। और एक होता है महाशिलाकंटक जिसको बाहुबली को दे दिया जाता है, एकदम लोकल वाला, जो केवल एक पत्थर उसमें रखा जाता है और फिर पत्थरों को ऐसे फेंका जाता है, ठीक है। वही वाला जो था वो कहलाता है महाशिलाकंटक और रथ मूसल। तो ये दोनों जो है आप लोग मेरे उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए ये जो 2 नए हथियार हैं इसका पहले प्रयोग नहीं किया था, इसी ने फिर अपने दिमाग से प्रयोग किया था। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर जैन व अजातशत्रु के दोनों के बीच में मित्रता या फिर संबंधों को बताया गया है, ठीक है, अजातशत्रु और महावीर जैन के बारे में। प्रारंभ में जो यह था जैन धर्म था, फिर बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी अजातशत्रु हो गया था, ठीक है, अपने पिता की ही तरह, ठीक है। उसके पिता अब पहले बौद्ध धर्म को मानते थे, फिर बाद में जैन धर्म में आ गए। ये जैन धर्म को मानते थे, बाद में बौद्ध धर्म में शिफ्ट हो गए। उन्होंने 18 वर्ष तक शासन किया था मगध पर। और इसका जो पुत्र था उदयन भी जो है वो भी बड़ा हो गया था। वो भी सोच रहा था काफ़ी बड़ा कि अब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे शासन कब दिया जाएगा। उसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी, ठीक है। इसलिए पूरा वंश जो है ना हर्यक वंश, पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। उदयन जो है 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक का समय जो था उसमें इसने शासन किया था 16 वर्ष तक। इसका जो राजधानी था कुसुमपुर नामक इसने राजधानी बसाया, जिसे पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है। यह जो पुरुषपुर या कुसुमपुर है यह बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया, जो वर्तमान में आज पटना के नाम से जाना जाता है। इनकी जो माता थी उनका नाम था पद्मावती, ठीक है, और ये अजातशत्रु के पुत्र थे। इनके अन्य नाम उदय या फिर उदयभद्र था। कई जगह कहा जाता है कि उदयभद्र इनके भाई का नाम भी था, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन पता नहीं अब है कि नहीं, ये इतिहासकार किया नहीं। चंपा का जो चंपा नामक जो मतलब महाजनपद था, यहाँ के ये उप राजा थे, ठीक है, पूरा वाला राजा नहीं थे, हाफ राजा थे, ठीक है, उप कैप्टन थे। पुराण व जैन ग्रंथानुसार गंगा और सोन नदी के तट पर इन्होंने फिर एक नगर का बसाया जिसे कुसुमपुर या फिर पुरुषपुर के नाम से जाना गया, और उस कुसुमपुर को आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया, ठीक है। और पाटलिपुत्र को फिर इनके बेटे हुए नागदशक। ये नागदशक जो है उन्होंने पाटलिपुत्र से फिर पटना कर दिया, ठीक है। देखिए जो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी उसमें जैन चैत्य बनवाया था, ठीक है। अपनी राजधानी में इन्होंने जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है, चाकू पकड़ के भोंक दिया, ख़त्म कर दिया इनको, उदयन को, ठीक है, उदारतापूर्वक मार दिया। अब इनके पुत्र जो थे नागदशक, इन नागदशक का फिर जो है काफ़ी मतलब वर्चस्व नहीं रहा था, ये एक अयोग्य शासक के रूप में रहे। इसलिए इनका जो सेनापति था शिशुनाग, उस सेनापति ने ही फिर इसकी हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की जिसे शिशुनाग वंश कहा जाता है। इसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए महाभारत के अनुसार जो है मगध पर एक राजा थे वृहद्रथ, ठीक है। उस वृहद्रथ का मतलब शासन था और उन्होंने ही अपने नाम पर वृहद्रथ वंश चलाया था, ठीक है। यहाँ जो है वृहद्रथ उसका सबसे प्रारंभ मतलब प्रतापी शासक थे जरासंध, वही महाभारत वाला जरासंध। इन्होंने साम्राज्य विस्तार करना चाहा, उत्तर की ओर ये आगे बढ़ना चाहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तथा भीम के कारण ये असफल रहे अपने कार्यों में, ठीक है। भीम के हाथों फिर मल्ल युद्ध हुआ और मल्ल युद्ध में इसको 2 टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए और फिर इनको युद्ध में खलास कर दिया गया, ठीक है। इनका जो बेटा था वो फिर मगध का शासक बना था, ठीक है। रिपुंजय जो थे इस वंश के, बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक रिपुंजय थे।
लेकिन उनकी हत्या उनके मंत्री पुलिक ने कर दी, ठीक है। पुलिक ने फिर अपने बेटे को उसका शासन बनाया, लेकिन उसके जो पुलिक के बेटे जो शासन पर बैठा उसका सामंत था भाटिया। उस भाटिया ने फिर इनकी हत्या कर दी और अपने पुत्र बिंबिसार को फिर वहाँ का शासक बनाया। ऐतिहासिक साक्ष्य तो इसका है नहीं, ठीक है, इसलिए हर्यक वंश को ही पहला मतलब राजवंश माना जाता है। अगले क्लास में पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रिवीजन करते रहिए। जय जोहार।